Hello guys, welcome back to my channel English by Akansha Kumari, and today I am going to discuss about The Withered Arm. The Withered Arm का मतलब होता है ये एक नोवेला है जिसका मतलब है एक टाइटल का मीनिंग है कि एक बुझा हुआ मुरझाया हुआ या कह सकते हैं सूखी हुई भुजा। आर्म मीन्स ऐसे ट्रांसलेट करेंगे तो भुजा दिखाएगा, लेकिन एग्जैक्ट में उसका जो द विदर्ड आर्म है वो एक होता है, लिटरल मीनिंग होगा इसका सूखा हुआ आर्म या सूखा हुआ हाथ जो मुरझाया जा रहा है। ये एक नोवेला है। मैं पहले बताती हूँ कि नोवेला क्या होता है। नोवेला एक शॉर्ट स्टोरी टाइप्स होता है, जो जो हम लोग शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं उससे बड़ा होता है, लेकिन जो हम लोग नॉवेल पढ़ते हैं उससे छोटा होता है। मतलब इन दोनों शॉर्ट स्टोरी और नोवेला के बीच एक जो होता है उसे हम लोग सॉरी, शॉर्ट स्टोरी और नोवेल जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बीच में जो एक राइटिंग लिखा जाता है वो होता है नोवेला। और इसे हम लोग नोवेला भी कह सकते हैं या स्टोरी भी कह सकते हैं। आज मैं बताने मतलब इजी लैंग्वेज में मैं ऐसे समझाने जा रही हूँ द विदर्ड आर्म। इसके जो राइटर है वो है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी जो है वो बहुत ही फेमस राइटर है। उनके द्वारा लिखा गया एक हार्ड टाइम्स भी एक नॉवल टाइप्स है, उसे भी हम लोग पढ़ते हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब आज की जो हमारी टॉपिक है द विदर्ड आर्म, उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में, देन स्टोरी हम लोग जानेंगे। Thomas Hardy was one of the greatest English novelists and poets of the late 19th and early 20th century. थॉमस हार्डी जो है वो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश नोवेलिस्ट और पोएट में से एक हैं, और ये जो राइटर है वो लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी के राइटर हैं। ही वॉज बोर्न इन 1814 इन डोरसेट ऑफ इंग्लैंड। इनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड के डोरसेट नामक जगह में 1840 में हुआ था। Hardy started his career as an architect, but his real passion was writing. हार्डी जो है वो उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो एज आर्किटेक्ट के रूप में, कला शिल्प के रूप में अपना करियर को स्टार्ट किया था, लेकिन उनका जो रियल पैशन था वो राइटिंग था, वो लिखना ज़्यादा प्रेफर करते थे, उन्हें ज़्यादा पसंद था। ही फर्स्ट बिकेम फेमस फॉर हिज नॉवेल्स। वो जो सबसे पहले जो प्रसिद्ध हुए थे वो अपने नॉवेल्स की वजह से हुए थे। मैनी ऑफ विच आर सेट इन अ फिक्शनल रूरल रीजन ही कोल्ड वेसेक्स। वे जो अपने नॉवेल वगैरह नॉवेल में जो लिखा करते थे एक प्लेस का जो मेंशन करते थे अपने राइटिंग में, नॉवेल में, उस जगह का नाम था वेसेक्स। मैक्सिमम उनके सभी नॉवेल में इस जो वेसेक्स नामक जो प्लेस है उसका रेफरेंस मिलता है हमें। In these stories, he showed the struggles of ordinary country people against poverty, social rules, and cruel twists of fate. उनकी जो कहानियाँ हैं उसमें वो दिखाते हैं जो मामूली लोग होते हैं, साधारण जो लोग होते हैं, गांव के लोग, और उन सिंपल पीपल या सिटी के भी पीपल कह सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे कंट्री पीपल का रेफरेंस दिया गया है। तो उनके लोग, वहाँ के लोगों का जो संघर्ष होता है, उन जो गरीबी में जीते हैं, और उनका जो सोशल रूल्स होता है, ये फॉलो करना वो फॉलो करना, और किस्मत के मारे होते हैं। मतलब उनका जो किस्मत होता है वो बहुत ही खराब होता है, अपनी किस्मत से वो लड़ाई करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को वो इन्वॉल्व करते थे अपने राइटिंग में। सम ऑफ हिज फेमस नॉवेल्स इंक्लूड, उनका जो कुछ नॉवेल्स है, मुख्य नॉवेल्स, वो सम्मिलित है इसमें। फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड, ये चारों उनके ही नॉवेल्स हैं। ये जो है वो फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1874 में। सेकंड है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, ये पब्लिश हुआ था 1886 में। टेस्ट ऑफ द टी अर्बर वाइल्स, ये पब्लिश हुआ था 1891 में। एंड शूट द ऑब्सक्योर, ये हुआ था 1895 में। तो ये जो चार नॉवेल है ये मुख्य नॉवेल है। जब आप क्वेश्चन का आंसर करोगे अपने एग्जाम में, तो आप इसमें से एक दो या फिर दो तीन का एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे ऐड कर सकते हो। इससे आपका आंसर जो है वो सुंदर दिखता है। जब जो एग्जामिनर है वो जो कॉपी चेक करेंगे तो उन्हें ये रेफरेंस देख के उन्हें अच्छा लगेगा कि आप कुछ पढ़े हो, समथिंग आप कुछ जानते हो इस राइटर के बारे में। आप इसे ऐड कर सकते हो। After Jude and Obscure was criticized for being too shocking and controversial, ये जो ज्यूड द ऑब्सक्योर है जो 1895 में पब्लिश हुआ था, इसके राइटिंग के बाद, मतलब ये लिखने के बाद जो ये थॉमस हार्डी हैं, वो उन्होंने जो है राइटिंग नॉवेल्स लिखना छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो ज्यूड द ऑब्सक्योर है वो बहुत ही क्रिटिसाइज्ड किया गया था अदर राइटर्स के द्वारा, क्योंकि ये जो राइटिंग है वो बहुत ही शॉकिंग था, बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, इसीलिए। और उसके बाद से हार्डी स्टॉप्ड राइटिंग नॉवेल्स एंड टर्न्ड फुल्ली टू पोइट्री। उसके बाद से हार्डी जो है अपना नॉवेल्स लिखना छोड़ दिया और फुल्ली वो पोइट्री की ओर आ गए, मतलब वो हाँ पोइट्री ही लिखा करते थे उसके बाद। वेयर ही ऑल्सो बिकेम हाईली रिस्पेक्टेड, जहाँ पर उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट दिया गया था। जैसे कि उन्हें नोवेल में रिस्पेक्ट मिला था, वैसे ही पोइट्री के दौरान जब वो पोइट्री लिखा करते थे उस वक्त भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, मतलब बहुत ही अच्छा पोइट्री लिखा करते थे।
ही डाइड इन 1928 एट द एज ऑफ 87। उनकी जो मृत्यु है वो 1928 में हो गई थी, उस समय उनकी एज थी 87। ये अबाउट द ऑथर था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट द स्टोरी नोवेला। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि नोवेला क्या होता है। द विदर्ड आर्म इज अ शॉर्ट स्टोरी और नोवेला रिटन बाय थॉमस हार्डी। ये जो द विदर्ड आर्म जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी या नोवेला कह सकते हैं वो है, और ये जो है वो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। इट इज पब्लिश्ड इन ब्लैकवुड मैगजीन इन 1888। ये जो शॉर्ट स्टोरी या नोवेला है वो पब्लिश हुआ था 1888 में ब्लैकवुड मैगजीन में। मैगजीन का नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसका भी मेंशन करना जरूरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप अगर करोगे तो अच्छा रहेगा। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज कलेक्शन वेसेक्स टेल्स। लेकिन बाद में ये जो नोवेला है उसको इंक्लूड कर दिया गया था उनके कलेक्शन में वेसेक्स टेल्स में। द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स हार्डीज यूजुअल ब्लेंड ऑफ रूरल लाइफ, फैट, सुपरस्टिशन एंड ट्रेजेडी। ये जो स्टोरी है वो रिफ्लेक्ट करती है हार्डी के यूजुअल ब्लेंड को, मतलब वो जो मिश्र करते थे नॉर्मल लोगों के जीवन को, किस्मत को और अंधविश्वास को, और जो ट्रेजेडी होती है उनके साथ, मतलब अचानक से कोई घटना घट जाती है, इस तरह की चीज़ों को वो अपने राइटिंग में लिखा करते थे इन सभी का यूज़ करके। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे समरी ऑफ द नोवेला। ये जो ये जो द विदर्ड आर्म है उसमें टोटल 9 चैप्टर हैं जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड हैं, और मैंने यहाँ पे 9 चैप्टर का अलग अलग से हेडिंग दे करके एक्सप्लेन किया है। इससे आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इसे ईजी से ईजी लैंग्वेज में लिखूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। चैप्टर 1 अ लोर मिल्कमैन। ये फर्स्ट चैप्टर का नेम है। द स्टोरी बिगिंस इन अ स्मॉल विलेज इन वेसेक्स। ये जो कहानी है वो शुरू होती है एक छोटे से गांव में जिसका नाम है वेसेक्स। ये एक तो फिक्शनल रीजन है। वेयर सेवरल मिल्क मेड्स आर वर्किंग ऑन अ फार्म। जहाँ पे बहुत सारे मिल्क मेड, ग्वाला कह सकते हैं, वो सारे वहाँ पे काम करते हैं। ग्वाला या ग्वालिन, ये सारे तरह के लोग वहाँ पे काम करते हैं एक फार्म में। एज दे मिल्क द काउस, वे दूहते हैं, मतलब दूध को दूहते हैं। दे टॉक एक्साइटेडली अबाउट देयर मास्टर फार्मर लॉज। जहाँ वो काम करते हैं फार्म में, उस फार्म के जो ऑनर है वो है फार्मर लॉज। और वो लोग जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, ग्वालन या ग्वालिया कह सकते हैं, जो दूध दूहने वाले लोग होते हैं, वे सभी बात कर रहे होते हैं अपने मालिक के बारे में बहुत ही उत्तेजित होकर के। हु इज़ ब्रिंगिंग होम हिज न्यू यंग वाइफ। जो घर ला रहे होते हैं अपनी न्यू वाइफ को। द वीमेन आर क्यूरियस अबाउट हर लुक्स। वो जो वीमेन वहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो उनके लुक्स को लेकर के क्यूरियस होती हैं कि उनके जो ऑनर है वो किस तरीके की लड़की से शादी किए हैं, कैसी दिखती है, वगैरह वगैरह सोच रहे हैं। हर एज एंड हाउ शी विल बी ट्रीटेड एज मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस होल्ड। वो उनके एज के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो किस तरीके से ट्रीट की जाएगी एज मिस्ट्रेस के रूप में। वहाँ के जो, मतलब एक मिस्ट्रेस के आने के बाद उस घर का माहौल ही पूरा चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की बातों को अब वो लोग कर रहे हैं। अमोंग देम, उन सभी के बीच, रोड़ा ब्रुक सिट्स। रोड़ा ब्रुक नाम की एक लेडी है, वो उनके बीच बैठी हुई होती हैं। अ वुमन इन हर अर्ली 30s, जो कि अभी 30s के फेज में, मतलब उसका जो एज है वो अभी जस्ट 30 हुआ ही है। हु लुक्स ओल्डर देन हर एज। वो अपने एज के अकॉर्डिंग नहीं दिखती। जिस तरीके से एक लेडी होती है जिसका एज 30 या 30 अराउंड 30 होता है, जिस तरीके से उसका लुक होता है उस तरीके से ये नहीं दिखती। ये अपने एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा बूढ़ी लगती हैं। सी इज़ थीन पेल एंड हैज़ अ टायर्ड फेस। ये जो पूरी पतली हैं, उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है, उनका शरीर जो है वो पीला पड़ चुका है, और उनका जो फेस है वो बहुत ही टायर्ड दिखता है हमेशा। रोड़ा डजेंट जॉइन देयर गॉसिप। रोड़ा जो है वो उनकी गॉसिप को, उनकी बातचीत को ज्वाइन नहीं करती है, उस पर ध्यान नहीं देती है। एवरीवन नोज वाई, क्योंकि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ हर किसी को पता है कि वो उनकी बातचीत पर गौर क्यों नहीं कर रही है। शी हैड बीन फार्मर लॉजेस मिस्ट्रेस। वो जो थी वो फार्मर लॉज की मिस्ट्रेस थी पहले, मतलब हाँ वो मैरिड नहीं थे पहले, बस उनके साथ रिलेशन बनाए थे। एंड हैड बॉर्न हिम ए शॉन, और उनसे एक बेटा पैदा हुआ था, जन्म लिया था उन दोनों से, फार्मर लॉज और रोड ब्रुक। लेकिन रोड़ा ब्रुक से जो फार्मर लॉज है वो शादी नहीं किए थे, उनका जो ये बच्चा हुआ था वो इलेजिटिमेट चाइल्ड था। बट लॉज नेवर मैरिड हर, लेकिन लॉज जो है वो उनसे कभी शादी नहीं किया। ही लेफ्ट हर टू लिव अलोन ऑन द आउटस्किर्ट्स ऑफ द विलेज विद द चाइल्ड सॉरी। वो जो है वो उनको और अपने जो उस बच्चे को, उनका जो बच्चा हुआ था उन दोनों से, वो अपनी बच्चे को और उसको दोनों को ही छोड़ दिए थे गाँव में एज़ अ सिंपल लाइफ जीने के लिए, और उनको अपना नाम भी नहीं दिए थे।
और ये तो बहुत मुश्किल होता है हमारे समाज में एक बच्चे को और अपनी माँ को, उसकी माँ को एक साथ अलग जीना, वो भी एक पिता के बिना। लोग उन्हें बहुत सारी तरह के नामों से पुकारते हैं, कहते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन सभी के बीच। तो इसी तरह ये जो लॉज है वो अपनी मिस्ट्रेस नहीं कह सकते हैं, वो उस लेडी को और अपने बच्चे को छोड़ दिए थे गाँव में, विदाउट नेम और प्रॉपर्टी। उन्होंने ना उन्हें अपना नाम दिया था और ना ही उन्हें प्रॉपर्टी का थोड़ा-सा भी हिस्सा दिया था, ना ही कुछ भी नहीं दिया था उन्हें। द अदर मिल्कमेड्स नो दिस, ये जो वहाँ पे जो काम करने वाले अदर पीपल थे, वो इस बात को जानते थे। दैट्स व्हाई दे ग्लैंस एट रोडा व्हाइल टॉकिंग, इसीलिए जब वे बातें कर रहे थे अपने ग्वालियन जो वहाँ पे थी, वो जो बातें कर रहे थे, तो वे सभी रोडा की ओर भी देख रहे थे बीच-बीच में। उसको देख रहे थे कि उस पे क्या बीत रही होगी, समथिंग लाइक दैट। दैट इवनिंग, उसी शाम, व्हेन रोडा इज़ एट होम, जब रोडा अपने घर गई तो वो घर पर शी कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट फार्मर लॉजेस न्यू वाइफ, तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी अपने जो होने वाले हस्बैंड कह सकते हैं जिसके साथ उसका रिलेशन था, उसकी न्यू वाइफ के बारे में सोचने से वो नहीं थक रही थी, क्योंकि वो जहाँ वहाँ काम कर रही थी, वहाँ पे जो वहाँ के लोग थे, वो सभी उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। क्यूरियोसिटी एंड जेलेसी ट्रबल हर, वो जो जिज्ञासा थी और जेलेसी थी, वो उसे परेशान कर रही थी। शी टेल्स हर बॉय टू केयरफुली ऑब्जर्व द यंग लेडी, वो बोलती है अपने बेटे को कि जब वो लेडी आएगी तो उसे केयरफुली ऑब्जर्व करने के लिए। When she arrives and report back what she looks like, the boy agrees. ये जो रोड़ा ब्रूक है वो अपने बेटे को बोलती हैं कि उसे वो किस तरीके से दिखती हैं, उसका चाल ढाल कैसा है, किस तरीके से बातें करती हैं, वो कितनी गोरी है, काली है, मतलब ये सभी चीज़ों के बारे में बोलता है कि उसे क्लोजली ऑब्जर्व करना और मुझे आकर के रिपोर्ट करना उसके बारे में, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि ऐसा उसमें क्या है जो रोड़ा ब्रूक को छोड़ करके वो जो फार्मर लॉज है वो उससे शादी कर लिया। चैप्टर 2 में है, चैप्टर 2 का नेम है द यंग वाइफ। द नेक्स्ट डे फार्मर लॉज राइड्स पास्ट इन अ कार्ट प्राउडली शोइंग ऑफ हिज न्यू ब्राइड गेट्रूड लॉज। नेक्स्ट डे जो है वो फार्मर लॉज जो है अपनी वाइफ को अपने कार्ट में घोड़ा गाड़ी पे बैठा करके और दिखा रहा था, गर्व महसूस कर रहा था उस अपनी न्यू वाइफ के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम था गर्ट्रूड लॉज। द बॉय वॉचेस क्लोजली, वो जो उसका बेटा था रोड़ा ब्रुक को वो उसे क्लोजली नज़दीक से देखता है। लेटर बाद में ही डिस्क्राइब्स हर टू हिज मदर, बाद में वो अपनी माँ के पास आता है और गर्ट्रूड लोज को अपनी माँ को डिस्क्राइब करता है वो कैसी दिखती है वगैरह ये सब। गर्ट्रूड इज स्मॉल एंड प्रीटी विथ फेयर स्किन, गर्ट्रूड जो है वो छोटी है, मतलब उसका हाइट थोड़ा कम है, प्रीटी है विद अ फेयर स्किन, जो वो बहुत गोरी है, और जेंटल मैनर्स एंड एलिगेंट क्लोथ्स, और उसका जो मैनर्स है वो बहुत ही भद्र है, बहुत ही अच्छा मैनर्स की है वो, और जो कपड़े पहनी है बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही अच्छा है। द बॉय ऑल्सो नोटिसेस दैट फार्मर लॉज सीम्स वेरी प्राउड ऑफ हर, और वो ये भी नोटिस करता है कि उसके जो फादर हैं, जो फार्मर लॉज है, वो अपनी न्यू वाइफ के ऊपर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है इसको लेकर के। एंड कीप्स लुकिंग एट हर विद अफेक्शन, और उसे देखता रहता है एक अफेक्शन के साथ। हियरिंग दिस, ये सुन करके मेक्स रोड़ा रेस्टलेस, वो जो है वो उसे आराम नहीं मिलता है, रेस्टलेस हो जाती है वो। दैट नाइट, उसी रात, शी हैज़ अ स्ट्रेंज एंड टेरिफाइंग ड्रीम, उसी रात उस समय उसको एक टेरिफाइंग स्ट्रेंज डराने वाला और एक विचित्र तरह के सपने आते हैं। इन द ड्रीम, सपने में गर्ट्रूड, सपने में जो गर्ट्रूड है कम्स इनटू हर कॉटेज एंड सिट्स हेविली अपॉन हर चेस्ट, गर्ट्रूड जो है उसके सपने में आती है और वो जो उसके जहाँ पे रोड़ा ब्रुक रहती है उसके घर में घुस जाती है, कॉटेज में घुस जाती है, झोपड़ी कह सकते हैं उसमें घुस जाती है, और उसके चेस्ट पे बहुत ही हेविली बैठी हुई बैठ जाती है, एज इफ टू सफोकेट हर, जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाती है रोड़ा ब्रुक। गर्ट्रूड्स फेस इज मॉकिंग एंड क्रूअल, गर्ट्रूड्स का जो फेस है वो मतलब उसका फेस को देख के वो ऐसा फील कर रही है रोड़ा ब्रुक जैसे कि वो जो लेडी है वो उनके ऊपर हंस रही है, उसका मजाक बना रही है, और वो जो उसका फेस है वो बहुत ही क्रूअल है, अच्छा नहीं है, मतलब उसके ऊपर घृणा टाइप से उसको फील कर रही है, इस टाइप का उसको देख करके ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज वो भी बहुत परेशान है, वो भी चाह कर भी अच्छा फील नहीं कर सकती उसको लेकर के। एंगर एंड जेलेसी राइज इन रोड़ा, ये जो एंगर गुस्सा और जेलेसी जलन जो है वो रोड़ा के मन में उठता है। एंड इन द ड्रीम, और वो अपने सपने में शी ग्रैब्स गर्ट्रूड्स लेफ्ट आर्म टाइटली एंड थ्रोज हर अवे, और वो जो गर्ट्रूड्स का लेफ्ट आर्म जो है वो उसे जोर से पकड़ती है, बहुत तेजी बहुत ही दबा कर जोर से पकड़ती है और उसे दूर फेंक देती है। एट दैट मोमेंट, उसी समय, शी वेक्स अप, और वो जग जाती है, वो इतना भयानक सपना देखती है कि उसे सडनली उसकी आंखें खुल जाती है और वो उठ जाती है। स्वीटिंग एंड सेकेंड, वो इस सपने को सोच करके वो कांप जाती है और उसके जो पसीने पसीने निकलने लगते हैं उसके, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। सी टेल्स हर सेल्फ, वो अपने आप से कहती है, इट वॉज ओनली अ ड्रीम, कि यह सिर्फ एक सपना है।
इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, देयर इज नो ट्रूथ इन दैट, सो दैट येट द इमेज रिमेन्स इन हर माइंड, लेकिन फिर भी ये जो इमेज था, जो वो सपना देखी थी, वो अभी भी उसके माइंड में ही था। चैप्टर 3, अ विजन। सम टाइम लेटर रोड़ा मीट्स गर्ट्रूड्स इन रियल लाइफ। कुछ समय के बाद रोड़ा जो है वो रियल लाइफ में गर्ट्रूड से मिलती है। टू हर सरप्राइज सी इज नॉट प्राउड और अनफ्रेंडली। वो जो है गर्ट्रूड, वो उसकी ओर से मतलब वो आश्चर्यचकित चकित नहीं होती है उसे देख करके, बिकॉज गर्ट्रूड को पहले से ये पता होता है कि रोड़ा उसकी जो है वो रोड़ा और उसका एक रिलेशनशिप था उसके हस्बैंड का। सो सी इज नॉट प्राउड और अनफ्रेंडली। वो उसके साथ अहंकार तरीके से बात नहीं करती और ना ही उसके साथ अनफ्रेंडली होती है। वो नॉर्मल उसके साथ रहती है, उससे उसको देखती है या फिर कह सकते हैं उससे बातें करती हैं। सी स्पीक्स काइंडली टू रोड़ा एंड इवन शोज कंसर्न फॉर हर। गटरूड जो है वो बहुत ही काइंडली तरीके से, बहुत ही गुड मैनर में वो रोड़ा से बात करती है, यहाँ तक कि उसकी और वो अपना कंसर्न भी दिखाती है, अपनी चिंता भी व्यक्त करती है। बट एज दे वॉक, जैसे वो साथ में चलते हैं टुगेदर, रोड़ा नोटिसेस समथिंग। रोड़ा कुछ नोटिस करती है दैट मेक्स हर ब्लड रन कोल्ड ऑन गर्ट्रूड्स लेफ्ट आर्म, जस्ट वेयर शी हैड सीज्ड इट इन द ड्रीम देयर इज अ स्ट्रेन मार्क लाइक अ ब्रूस। वो रोड़ा जो है वो कुछ नोटिस करती है, वो नोटिस करती है कि जब वो सपने में जो देखी थी गर्ट्रूड को कि उसके चेस्ट पे आके बैठ गई थी, तो उसके हैंड में उसके हैंड को वो दबा दी थी, तो उसी जगह पे उसके एक मार्क बन जाता है वहां पे उसके लेफ्ट आर्म में। तो उसको ये देख करके उसको जो है बहुत गुस्सा आता है खुद पे। वेयर सी हैड सीज्ड इट इन द ड्रीम, जहाँ वो सपने में उसके हाथ को दबाई थी, देयर इज अ स्ट्रेन मार्क लाइक ब्रूस। वो वहां पे जो एक बहुत ही स्ट्रेंज विचित्र तरीके का मार्क बन गया था, लाइक ब्रूस की तरह। Over the following weeks, the bruise changes into something worse. ओवर द फॉलोइंग मतलब कुछ सप्ताह के बाद, जैसे जैसे सप्ताह बीत रहे थे, दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे वो जो ब्रूस था, वो जो दाग था, वो चेंज हो रहा था इनटू समथिंग वर्स। बहुत ही और मतलब वो जो दाग था वो बहुत ही गंदे तरीके से और खराब होता जा रहा था। द फ्लेश shrivels and withers. Gertrude becomes worried because her arm is slowly deforming and she also doesn't know why. ये जो फ्लेश था, उसका जो मांस था अंदर से, वो विदर्स हो रहा था, सूख रहा था, निकल रहा था, मुरझा रहा था। गर्ट्रूड बिकम्स वरीड बिकॉज हर आर्म इज स्लोली डिफॉर्मिंग। गर्ट्रूड जो थी वो चिंतित हो रही थी, बिकॉज उसका जो हाथ था वो काम नहीं कर रहा था, और वो जो उसका जो लेफ्ट हैंड था वो स्लोली स्लोली डिफॉर्मिंग हो रहा था, मतलब काम करना बंद कर रहा था। एंड शी ऑल्सो डजेंट नो वाई, और उसे खुद भी नहीं पता था कि ये किस वजह से हो रहा है। फार्मर लॉज बिगिंस टू लूज इंटरेस्ट इन हर ब्यूटी। और फार्मर लॉज भी जो थे वो उसकी ब्यूटी में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर रहे थे, मतलब उनका जो इंटरेस्ट था, जो रुचि थी गर्ट्रूड में स्टार्टिंग में, वो जो खत्म हो रही थी धीरे धीरे। ही क्रॉस डिस्टेंट, वो दूरी बढ़ रही थी। एज दो असेम्प्ट ऑफ हर, उन्हें अब धीरे धीरे उसके ऊपर सर मारा था। डिसफिगरमेंट, उनकी जो मतलब वो उन्हें मतलब अच्छी नहीं दिखती थी, पहले की तरह अच्छी नहीं दिखती थी, बदसूरत लग रही थी, बिकॉज उसका एक हैंड जो है वो काम करना बंद कर रहा था, गंदा दिख रहा था उसका हैंड, इस वजह से। Gertrude grows increasingly sad, and Rhoda begins to feel both guilty and fearful, wondering if her dream had somehow cursed the young wife. गर्ट्रूड जो है वो बहुत ही चिंतित हो रही थी, सैड हो रही थी, और रोड़ा जो है वो अपने आप को मतलब वो डर भी रही थी और गिल्ट फील कर रही थी, फील करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जो सपने में देखा था कि उसके जो एक हैंड को वो दबा दी थी और फेंक दी थी उसको उखाड़ करके, तो कहीं उसका जो ये सपना है वो यंग वाइफ को श्राप ना दे दिया हो, कष्ट ना लग गया हो। इस वजह से वो गिल्ट में जी रही थी, और उसकी जो वो न्यू वाइफ थी वो रोड़ा के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रही थी, इस वजह से उसको और गिल्ट हो रहा था। चैप्टर 4, अ सजेशन। मंथ्स पास, महीने बीतते गए। गर्ट्रूड्स आर्म कंटिन्यूअस टू ट्रबल हर। गर्ट्रूड का जो आर्म था वो कंटिन्यूअसली उसे परेशान कर रहा था, एंड शी बिकम्स इनसिक्योर अबाउट हर मैरिज। और वो जो थी वो अपने हैंड के साथ साथ अपने मैरिज के लिए भी इनसिक्योर हो रही थी, क्योंकि वो जो लॉज था, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि वो जो लॉज है उसका जो हस्बैंड है वो उसमें रुचि दिखाना कम कर रहा था, उसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, इस तरीके से। शी लॉन्ग्स फॉर अ क्योर, नॉट ओनली टू बी हेल्थ बट ऑल्सो टू रिगेन हर हस्बैंड्स अफेक्शन। ये जो उसकी न्यू वाइफ थी वो एक इलाज चाहती थी, सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने हस्बैंड का अफेक्शन को फिर से रिगेन करने के लिए उसे कुछ इलाज की ज़रूरत थी, उसे कुछ
रेमेडीज होता है ना, उस तरीके से उसको कुछ चाहिए था कि वो किस तरीके से अपने हस्बैंड का अफेक्शन को, उसके प्यार को फिर से रिगेन कर सके और अपने हैंड को सही कर सके। वन डे सी स्पीक्स टू रोड़ा अगेन, एक दिन वह रोड़ा से फिर से बात करती है, एक्सप्लेनिंग हर माइजरी, वो उसे एक्सप्लेन करती है उस माइजरी के बारे में जो उसके साथ हो रहा था। सी सेज सी हैज tried doctors on ointments and charms but nothing seems to work, वो उससे कहती है कि उसने जो है वो ट्राइड किया, डॉक्टर से दिखाया, ऑनमेंट्स मीन मरहम वगैरह लगाई है, मतलब हैंड पे मेडिसिन वगैरह यूज़ की, और टोटके होते हैं ना गांव में, छोटे छोटे कुछ कुछ किए जाते हैं, तो उस तरीके के टोटके वो भी ट्राई कर चुकी थी, बट नथिंग सीम्स टू वर्क, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। रोड़ा दो गिल्टी टेल्स हर, रोड़ा जो है वो यद्यपि गिल्टी फील कर रही थी, टेल्स हर से बताते हुए, देयर इज वन पर्सन हु माइट हेल्प, वो कहती है कि एक पर्सन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, अ विलेज कंजूरर एंड हीलर नॉन एज कंजूरर ट्रेंडल, गांव में एक कंजूरर है जो जिसे जाना जाता है मुख्यतः कंजूरर ट्रेंडल के नाम से, वो तुम्हारी मदद कर सकता है, वो एक जादूगर है, उसे बताती है कि वो एक जादूगर है और मैं वो तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। चैप्टर 5 कंज्यूरर ट्रेंडल, Gertrude's desperate agrees to visit conjurer Trendle and Rhoda goes with her, ये गर्टरूड जो है वो डिसेपरेट होकर के एग्री कर देती है जल्द से जल्द कि मैं उसके जल्द से जल्द दिखाऊंगी, और उसके अपने हाथ को भी ठीक करना था, उसके अपने हस्बैंड के अफेक्शन को, उसके लव को अगेन रिगेन करना था। तो वो सोचती है कि मैं जल्द से जल्द जा करके कंज्यूरर ट्रेंडल से, वो जो जादूगर है उससे उसके उसको विजिट करेगी, उसको दिखाएगी, अपने बारे में बताएगी। एंड रोडा गर्ल्स विथ हर, और रोडा भी जो है वो उसके साथ जाती है। दे ट्रेवल टू अ लोनली कॉटेज, वे दोनों जो है वो एक अकेला कॉटेज, एक जंगल टाइप जगह होता है, वहां पे वो अकेला रह रहा होता है, वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी होती है, तो वहां पे वो लोग ट्रेवल करते हैं अकेले, सिर्फ वे दोनों। वेयर द कनिंग मैन लिव्स, जहाँ पे वो जो चालाक जादूगर व्यक्ति जो था वो रह रहा होता है। ट्रेंडल परफॉर्म अ स्ट्रेंज रिचुअल विथ अ बाउल ऑफ वाटर एंड एन एग, ट्रेंडल परफॉर्म करता है एक स्ट्रेंज रिचुअल को, एक विचित्र सा कुछ करता है, जादूगर होते हैं ना वो बहुत बहुत तरह तरह की चीजों को परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से ये जो था ट्रेंडल वो भी कुछ परफॉर्म कर रहा था, कुछ रिचुअल वहां पे कर रहा था। विथ अ बाउल ऑफ वाटर एंड एन एग, एक अंडे और एक कटोरे पानी के साथ। वेन गर्ट्रूड लुक्स इन टू द वाटर, जब गर्ट्रूड जो है वो वाटर की ओर देखती है, शी सीज रिफ्लेक्टेड द फेस ऑफ द पर्सन हु हैज बीविचेड हर, वह उस वाटर में उस व्यक्ति के फेस को देखती है जो उसे बीविस्ट किया था, जो उसे मोहित किया था, जो उसके ऊपर जादू चलाया था, उसे देखती है। टू हर हॉरर, वो उसके अपने डर से, शी सीज रोडास फेस, वो उस वाटर में रोड़ा का फेस देखती है। शी सेज नथिंग टू रोड़ा, वो रोड़ा से उस वक्त कुछ नहीं कहती है, लेकिन बट द डिस्कवरी शॉक्स हर, वो जो वहाँ पे जो वाटर में जो कुछ भी वो देखी थी कि रोड़ा ही है जो उसके ऊपर कुछ की थी, वो इस सच को, ये जो सच है जो उसको बहुत ही शॉक कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है। आफ्टर दिस देयर फ्रेंडशिप एंड्स, इस घटना के बाद, इस ये जानने के बाद उन दोनों का जो फ्रेंडशिप था वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। गर्टरूड स्लोली विथड्रॉज while Rhoda humiliated and fearful and disappears from village life, गटरूड जो है वो धीरे धीरे विड्रॉ करती है, मतलब वो खत्म कर देती है उस चीज को, और रोड़ा जो है वो इस चीज के लिए बहुत ही, उसे पता नहीं होता है, मे भी शायद उससे कहीं ना कहीं आभास हो गया होता है कि उसे पता चल गया है समथिंग कुछ, तो रोड़ा जो है वो भी जानबूझ करके उसे कर्ष नहीं की थी, तो कहानी में यही दिखाया गया है। तो रोड़ा ह्यूमिलिएट करती है खुद को और फील करती है, और फियरफुल वो डर जाती है और उस गांव से कहीं दूर चली जाती है, उस गांव को छोड़ देती है। Soon after, जल्द ही, कुछ दिनों के बाद, both she and her boy leave the area, और जल्द ही वो लोग दोनों उस एरिया को, उस गांव को छोड़ देते हैं। पहले तो वो उस गांव की जिंदगी से या कुछ समय के लिए में डिस्पेयर हो जाते हैं, या फिर आप इन दोनों में से यहाँ तक भी आप लिखोगे तो इसको छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है कि एंड डिसअपियर्स फ्रॉम विलेज लाइफ, वो उस गांव की जिंदगी से बाहर हो जाते हैं, इसका मतलब है वो गांव को छोड़ देते हैं। और सुन आफ्टर बोथ शी एंड हर बॉय लीव द एरिया, और उस एरिया को कुछ दिनों के बाद वे दोनों कंप्लीटली छोड़ देते हैं। इसे आप लोग मैनेज कर लेना, 2 लाइन मैंने एक्स्ट्रा लाइन लिख दिया यहाँ पे। चैप्टर 6 अ सेकेंड अटेम्प्ट, 6 years गो बाई, 6 साल बीत जाते हैं। गर्ट्रूड्स आर्म इज स्टिल विदर्ड एंड हर सफरिंग इज वर्स देन एवर, और 6 साल बीत जाते हैं और 6 साल के बीतने के बाद भी गर्ट्रूड्स का जो आर्म है
वो अभी भी बहुत सूख रहा था, उसे परेशान कर रहा था। एंड हर सफरिंग इज वर्स देन एवर, और उसका जो परेशानी थी, उसकी जो कष्ट थी, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, बहुत ही बदतर होती जा रही थी। सी हैज़ ग्रोन थीन, एंशियस एंड डिस्परेट। वो जो है वो पतली होती जा रही थी, एंशियस बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही थी, और डिस्परेट हो रही थी, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना ही उसे हस्बैंड का प्यार मिल रहा था, ना ही उस दर्द से उसे आराम मिल रहा था जो उसके हैंड में था। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। फार्मर लॉज हैज़ ग्रोन कोल्ड। वो जो फार्मर लॉज हैं, वो भी ठंड ठंड हो रही थी, मतलब वो भी उसमें इंटरेस्ट खो रहे थे, उन्हें भी कुछ ये सभी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। ट्रीटिंग हर मोर विथ इनडिफरेंस देन लव। वो उसे लव नहीं दे रहे थे, उसके बदले उन्हें एक बहुत ही गंदे तरीके से उसे ट्रीट कर रहे थे, उसकी और लव वगैरह नहीं दिखा रहे थे। शी स्टिल ड्रीम्स ऑफ फाइंडिंग अ क्योर बिकॉज शी बिलीव्स ओनली देन शी विल विन बैक हर हस्बैंड्स हार्ट। वो अभी भी एक इलाज की खोज का सपना देख रही थी, क्योंकि उसे लगता था, उसे विश्वास था कि वही है जो सिर्फ अपने हस्बैंड के प्यार को वो जीतेगी। एक दिन वो अवश्य ही ऐसा करेगी। जब उसके हाथों में इलाज हो जाएगा, उसे इलाज मिल जाएगा, तो वो अवश्य ही अपने हस्बैंड के लव को रिगेन कर सकती है, अपने हस्बैंड के हार्ट को जीत सकती है। फाइनली, अंत में, सी विजिट्स कंज्यूरर ट्रेंडल अगेन। वो एक बार फिर कंज्यूरर ट्रेंडल के पास विजिट करती है। दिस टाइम, इस बार वह, हिज एडवाइस इज शॉकिंग। इस बार जब वो एडवाइस मांगती है, तो उसका जो एडवाइस होता है बहुत ही शॉकिंग होता है, एंड ड्रेडफुल, और भयानक होता है। शी टेल्स हेयर देयर इज ओनली वन क्योर। वो कहता है कि ही टेल्स हर, वो उसे बताता है कि देयर इज ओनली वन क्योर, यह सिर्फ एक ही इलाज है। शी मस्ट प्लेस हर विदर्ड आर्म ऑन द नेक ऑफ फ्रेशली एग्जीक्यूटेड मैन। वो कहता है कि उसका जो विदर्ड आर्म है, उसका जो हैंड है, वो उसे अवश्य ही प्लेस करना होगा, कहाँ से? ऑन द नेक ऑफ फ्रेशली एग्जीक्यूटेड मैन, जो व्यक्ति जिसे तुरंत ही फांसी पे दिया गया हो, और उसे उसके जस्ट तुरंत बाद ही उसके बॉडी से उसके जो उसका जो नेक है, उस पे उसको टच करना होगा, वहां पे उसके हैंड को रखना होगा। गर्टरूड इज हॉरिफाइड एट फर्स्ट। गर्टरूड जो है वो पहले तो डर जाती है बहुत, बट एज हर डिस्पेयर ग्रोज, लेकिन उसका जो मन है, उसका जो वो आत्मा है, वो एक दिल में एक चाहत है, एक हम कह सकते हैं इच्छा है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने हस्बैंड का लव को अगेन पा सके। तो उसका जो ये मन की जो इच्छा है, वो उसे डिस्पेयर कर देता है, उसे बढ़ जाता है। सी बिगिंस टू कंसिडर इट सीरियसली। वो इसे सीरियसली लेती है और उसे फॉलो करती है। चैप्टर 7, अ राइड। नॉट लॉन्ग आफ्टर, बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद नहीं, न्यूज़ कम्स दैट अ यंग मैन हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ इन कास्टर ब्रिज एंड विल बी हैंग्ड सून। एक न्यूज़ आता है कि एक युवा व्यक्ति जो है, उसे मृत्यु दिया जाएगा, उसे सेंटेंस्ड किया जाएगा, फांसी पे चढ़ाया जाएगा, इन कास्टर ब्रिज में, जहाँ वो रहती है जिस जगह में, वहीं पे। एंड नहीं, सॉरी, वो कास्टर ब्रिज में उस व्यक्ति को मृत्यु दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। एंड विल बी हैंग्ड सून, और ये जो फांसी की सजा है, वो जल्द ही होगी। गर्ट्रूड सीज दिस एज हर चांस। गर्ट्रूड जो है वो उसे एज अ चांस के रूप में लेती है। सोचती है कि ये जो व्यक्ति का जब मृत्युदंड दिया जाएगा, फांसी दी जाएगी, तो उसे वहां पे वो जाएगी, और जिस तरह की से कंज्यूरर ट्रेंडल ने जो बताया, वो उसे फॉलो करेगी। विदाउट टेलिंग हर हस्बैंड, बिना अपने हस्बैंड को बताए हुए, सी सीक्रेटली अरेंजेस टू बी प्रेजेंट एट द एग्जीक्यूशन। वो सीक्रेटली जाती है, अरेंज करती है एग्जीक्यूशन पर प्रेजेंट होने के लिए। सी स्पीक्स टू दी हैंगमैन। वो हैंगमैन से बात भी कर लेती है, जो उसे फांसी देने वाला होता है, उससे। हु एग्रीज टू लेट हर टच हर आर्म टू द डेड मैन्स बॉडी। और वो उसे जो है वो उसे अलाउ भी कर देता है उसके डेड मैन की बॉडी को टच करने के लिए। विथ हर हार्ट इज फुल ऑफ ड्रेड बट ऑल्सो होप, शी शेड्स आउट ऑन हर जर्नी। ये जो सारी चीज़ें हैं, वो उसके मन में डर तो रहता है, लेकिन ये सब जानने के बाद कि उसका हैंड जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा, तो इस उम्मीद के साथ वो इस अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है, अपनी जर्नी पे निकल जाती है। चैप्टर 8 का नेम है अ वाटर साइड हर्मिट। मीनवाइल, रोडा हैज बीन लिविंग अ लाइफ एंड पॉवर्टी एंड हार्डशिप विद हर सोन। इसी बीच रोडा जो है वो एक जिंदगी जी रही होती है, एक गरीबी भरी, हार्डशिप, मुश्किलें भरी, अपने बेटे के साथ उस गांव से निकल करके एक अलग ही जिंदगी जी रही होती है। द बॉय हैज ग्रोन इनटू अ रेकलेस यंग मैन। ये जो लड़का था उस समय, जो उसका छोटा बच्चा था, वो अब इतने सालों के बाद एक यंग मैन में बदल चुका था। एंड नाउ ट्रेजेडी स्ट्राइक्स, और उसी समय जब वो उसका जो बेटा है वो बड़ा हो चुका होता है, उसे कुछ ही दिनों के बाद एक ट्रेजेडी उस पर स्ट्राइक करती हैं, ट्रेजेडी आती है। ही हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर अ क्राइम। वो जो है उसका बेटा, वो एक क्राइम के लिए अरेस्ट कर लिया गया होता है, अदर थेफ्ट और आर्सन, एंड सेंटेंस्ड टू डेथ।
उसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, उस पे एक्यूजेशन लगाया गया होता है कि उसने चोरी की है और उसे मृत्यु की सज़ा फांसी दी गई होती है। रोड़ा इज़ डिवास्टेड बट पावरलेस टू सेव हिम। अरोड़ा जो है वो बहुत ही डिवास्टेड, खुद को बहुत ही पावरलेस फील करती है। खुद को तुच्छ समझती है कि मैं अपने बेटे को बचा नहीं सकती। ऑब्वियसली वो एक मदर है, तो अपने बेटे पे जब अपने बेटे या बेटी कोई भी हो, यहाँ तो फिलहाल बेटा है, लेकिन जब उसके अपने संतान पे कुछ दुख आता है तो ऑब्वियसली उसकी माँ डिवास्टेड होगी ही। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। चैप्टर 9 ए रिनकाउंटर। इट इज़ 9 o'clock ऑन अ सैटरडे। ये 9 बजे बज रही थी सैटरडे के दिन, शनिवार आफ्टरनून, दोपहर के शनिवार के दिन 9 बजे। इनसाइड कास्टर ब्रिज जेल, कास्टर ब्रिज के जेल के अंदर गर्टरूड लोज वेट्स एनक्शियसली, वो जो है बहुत ही चिंतित रूप से इंतजार कर रही थी। द मार्केट आउटसाइड हैज गॉन क्वाइट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ यंग मैन हैज जस्ट टेकन प्लेस। वो जो मार्केट था वो बाहर पूरी तरीके से शांत हो चुका था, क्योंकि वो जो यंग मैन का जो एग्जीक्यूशन, जो फांसी होने वाला था, वो हो चुका था उसी वक्त। इसीलिए वो बाहर का जो मार्केट था वो पूरा शांत था। Soon the hangman Devious comes to her and leads her inside the prison yard. जल्द ही ये जो हैंगमैन था वो डेवियस, उसका नाम था डेवियस। ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, इसका नाम क्या था, वो किस मैगजीन में पब्लिश हुआ था, ये स्टोरी, छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आप लोग नोट कर लेना या फिर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप लोग इसे राइट डाउन कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। एंड लीड्स हर इनसाइड द प्रिजन यार्ड, और वो जो प्रिजन यार्ड था जहाँ पे डेड बॉडी लाया गया था उसे वहां पर ले जाता है। A group of 4 men carry in a coffin and place in on wooden supports। वो जो 4 लोगों का एक ग्रुप था वो कैरी करता है एक कॉफिन को जिसमें बॉडी थी उसकी, और प्लेस इन ऑन वुडन सपोर्ट्स। वो जो लकड़ी का जो कॉफिन बना हुआ था उसमें वो जो बॉडी रखी हुई थी उससे वो वहां पे रख देता है। द कॉफिन इज ओपन, वो जो कॉफिन है वो खुलता है, एंड इनसाइड लाइज द बॉडी ऑफ अ वेरी यंग मैन। वो जो बॉडी है वहां पे उस कॉफिन के अंदर वो बहुत ही यंग मैन था उसमें, हु हैज जस्ट बीन हैंग्ड, जो अभी अभी उसे फांसी की सजा दी गई थी। ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ यंग रस्टिक, उसे डिस्क्राइब किया गया है एज अ यंग रस्टिक के रूप में। मीनिंग अ कंट्री बॉय, इसका मतलब होता है, यंग रस्टिक का मतलब होता है कंट्री बॉय, देसी व्यक्ति। हिज बॉडी मीनिंग अ कंट्री बॉय के रूप में उसे डिस्क्राइब किया गया है। गर्ट्रूड पेल एंड ट्रेम्बलिंग इज ऑलमोस्ट फेंडिंग एट द साइट। गर्ट्रूड जो है वो पीली पड़ जाती है और वो कांपने लगती है, क्योंकि उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ा होता है और वो ऑलमोस्ट बेहोश होने, मतलब वो ऐसी हालत में रहती है जैसे थोड़ी सी बेहोश हो जाती है, कह सकते हैं कि वो, मतलब उसे कंप्लीटली होश नहीं रहता है कि वो वहाँ पे कैसे है, क्या कर रही है, समथिंग। लेकिन बट शी फोर्सेस हर सेल्फ टू कंटिन्यू, लेकिन वो खुद को फोर्स करती है उस चीज़ को करने के लिए जो उसे जादूगर ने बताया हुआ होता है। बिकॉज शी हैज़ कम फॉर वन पर्पज, वो वहाँ पर सिर्फ एक ही पर्पज से आई है, टू ट्राई द टेरिबल क्योर इन कंज्यूरर ट्रेंडल एडवाइस्ड। उस चीज़ को ट्राई करने के लिए, उस क्योर को, उस इलाज को, भयानक इलाज को ट्राई करने के लिए जो उसे ट्रेंडल ने एडवाइस किया था, जो उसे बताया था। शी पुशेस बैक हर स्लीव, वो अपने हाथ को पीछे बैक करती है, पीछे पुश करती है, एंड बेयर्स हर विदर्ड आर्म, और वो जो अपनी विदर्ड जो उसका आर्म होता है वो उससे बेयर्स करती है, उसे आगे की ओर धक्का देने की कोशिश करती है, उसे टच करने की कोशिश करती है। द हैंगमैन लिफ्ट्स द डेड बॉडीज, जो हैंगमैन है वो डेड बॉडी का जो हेड है वो उसे उठाता है, लिफ्ट करता है। शोविंग द मार्क ऑफ द रोप ऑन हिज नेक, उसका जो जो अभी तुरंत तुरंत उसे फांसी दी गई थी उसके गले पे एक दाग था, बहुत गहरा दाग था। उससे रस्सी का जो बहुत ही मोटी रस्सी थी उसका जो दाग था उससे वो दिखाता है, ताकि वो उसे टच कर सके। डार्क लाइक एन अनराइप ब्लैकबेरी, वो जो अनपका हुआ ब्लैकबेरी है उसी की तरह पूरा डार्क होता है ये चीज। जेंटली ही प्लेसेस गर्ट्रूड्स आर्म अगेंस्ट दैट मार्क, वो बहुत ही जेंटली वे में वो गर्ट्रूड्स का जो आर्म है वो उसे उस मार्क के अगेंस्ट उसे मतलब टच करवाता है। एट द मोमेंट, उसी समय, हर स्किन टचेस द डेड बॉडी, उस समय उसकी जो स्किन है वो उससे उस डेड बॉडी को टच करती है। ए हॉरिबल चेंज कम्स ओवर हर, एक भयानक चेंज जो है वो उसमें दिखाई देता है। ऑब्वियसली वो एक डेड बॉडी को टच कर रही है तो कुछ तो नेगेटिविटी उसके अंदर आएगी, तो वो एक बहुत ही हॉरिबल चेंजेस खुद के अंदर फील करती है। सी स्क्रीम्स एट द सेम इंस्टेंट देयर इज अनदर लाउड क्राई, और वो इस चीज से बहुत चिल्लाती है, बहुत तेज चिल्लाती है इस बॉडी को देख करके। एट द सेम इंस्टेंट, और उसी समय पर, देयर इज अनदर लाउड क्राई, उस समय पर एक और ही बहुत तेजी से आवाज आती है। हु इज रोड़ा, जो रोड़ा होती है, रोड़ा ब्रुक होती है। बिहाइंड हर
फार्मर लॉज स्टैंड्स, और उसके पीछे फार्मर लॉज जो है वो भी खड़ा होता है। शी क्राइज आउट ओवर हर, वो उसके ऊपर चिल्लाती है गर्टरूड के ऊपर। एंड पुल्स हर अवे फ्रॉम द कॉर्प्स एंड सेज, वो उसे उसका जो बॉडी था, उसके जो बेटे का बॉडी था जो लाश पड़ी थी, उससे वो उसे दूर खींचती है और कहती है, यूसी टू कम बिटवीन अस एंड आवर चाइल्ड नाउ, कि अब क्या तुम मेरे और हमारे बच्चे के बीच आओगी, ऐसा वो उसे बोलती है। गर्ट्रूड रियलाइज द ट्रूथ, गर्ट्रूड जो है उसे ट्रूथ, सच्चाई का पता चलता है, रियलाइज करती है वो। द यंग मैन लाइंग डेड बिफोर हर, जो वो व्यक्ति जो उसके सामने पड़ा हुआ था, मरा हुआ पड़ा हुआ था, वो द बॉडी शी हैज जस्ट टच्ड इज नन अदर देन रोडस एंड फार्मर्स इलेजिटिमेट चाइल्ड, वो जो जिसे उसने अभी अभी टच किया है वो कोई और नहीं बल्कि रोड़ा और फार्मर का नाजायज बच्चा है, इलेजिटिमेट चाइल्ड है। एंड फेंट्स, और वो ये जान करके बेहोश हो जाती है। उसे डर भी लगता है, वो अपराधजनक कार्य करती है तो उसे वैसा गिल्ट फील होता है। द प्रिजन ऑफिसर्स कम्स क्विकली, वो जो इतना वहाँ पे चिल्ला चिल्ली हो रहा था, लाउड हो रहा था, तो वहाँ पे वो जो प्रिजन ऑफिसर्स थे वो जल्दी आ जाते हैं। एंड दे आर अलाउड टू क्लेम द बॉडी, और वे लोग उसे फार्मर को, अरोड़ा को अलाउ करते हैं इस बॉडी को क्लेम करने के लिए, ले जाने के लिए। शी कोलैप्स कंप्लीटली, वो कंप्लीटली टूट जाती है। एंड अंडर 3 days शी ऑल्सो डाइज, और 3 दिनों के अंदर जब वो उस कार्य को करती है, उसकी बॉडी को टच करती है, डेड बॉडी को, उसके बाद 3 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद ही उसके डेथ हो जाता है गटरूड का। देन फार्मर लॉज स्लीप्स इन ग्रेव, उसके बाद फार्मर लॉज जो है वो दुख में जीने लगता है। एंड गिव्स अप हिज फार्म्स, और उसका जो फार्म्स था जहाँ लोग काम करते थे वो उसे किसी और को दे देता है। 2 years लेटर, और 2 साल के बाद, ही ऑल्सो डाइज, वो भी मर जाता है। ही लिव्स मोस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू अ रिफॉर्मेटरी फॉर यंग बॉयज, वो जो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा है या कहें ज़्यादा हिस्सा जो है वो यंग बॉयज के रिफॉर्मेटरी, मतलब उनकी अच्छाई के लिए उसे दान कर देता है। परहैप्स ही वॉन्ट्स पीस बाई डूइंग दिस, शायद उसे इस तरीके से करने के बाद उसे शांति मिल सके, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए तो कुछ कर नहीं पाया, तो शायद वो कुछ यंग बॉयज के लिए कर दे तो उसे उसके लिए उसे शांति मिल सके। He also leaves some annuity or yearly allowance to Rhoda Brooke, but by she refuses to accept it. वो जो है वो कुछ अमाउंट को छोड़ देता है, और ईयरली अलाउंस मतलब साल में कुछ पैसे उसे रोड़ा ब्रूक को मिले, इस तरीके से वो अमाउंट को छोड़ देता है। यहाँ पे बट होगा, बट सी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट, लेकिन वो जो रोड़ा ब्रूक है वो इस चीज़ को लेने से मना कर देती है, क्योंकि स्टार्टिंग से उसका जब बेटा था, जब वो थी, तब तो इसने उसका साथ दिया नहीं फार्मर लॉज ने। अब एट द एंड ऑफ द हर लाइफ वो उससे कुछ क्यों लेगी, ये नॉर्मल सी बात है, इसलिए वो उस चीज़ को रिफ्यूज कर देती है, वो उससे ये हेल्प नहीं लेती है। आफ्टर दिस शी रिटर्न्स टू वर्क एज अ डेयरी मेड, वो जो काम करती है रोड़ा बुक स्टार्टिंग में डेयरी मेड के रूप में, ग्वालिन के रूप में, दूध दूहने वाली कह सकते हैं, उस रूप में जो वो काम करती है, वो अगेन उस गांव में आकर के वही काम को करने लगती है। ना अब उसके पास हस्बैंड है उसका, ना उसका बच्चा है, तो वो अकेले उसको अपनी लाइफ बितानी है, और वो उसी रूप में डेयरी मेड के रूप में ही वो अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। ये जो कहानी है वो यहाँ पे एंड होती है। मैंने इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसका कंटेंट खोजने में और फिर इसे रीड करने में, देन मैं इसे लिखी और आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रही हूँ। देन इसके थीम्स हैं फेट एंड ट्रेजेडी, किस तरीके से वे तीनों जो हैं, सबसे पहले तो रोड़ा ब्रुक का जो किस्मत था वही खराब था, वो फार्मर लॉज की वाइफ नहीं बन सकी, ये भी, और सडनली उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि उसका बेटा जो था वो भी उसे फांसी की सजा दे दी गई, ये सब दिखाया गया है। अगर एक्सप्लेनेशन आएगा आपके क्वेश्चन में, अगर देती एक्सप्लेनेशन करने के लिए थीम्स का, तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन कर लेना। मैंने स्टोरी समझा दी है अच्छे तरीके से। अगर कुछ और आप लोगों को लग रहा हो कि कुछ और मुझे ऐड करना चाहिए या फिर कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सुपरस्टिशन, वो जो अंधविश्वास था, ये जो गर्ट्रूड थी उसका जो अंधविश्वास था, जो उसे कंज्यूरर ट्रेंडल ने बताया था कि डेड बॉडी के नेक पे टच करने से तुम्हारा हैंड ठीक हो जाएगा, ये एक अंधविश्वास था। ये सभी चीज़ें दिखाई गई है। नेक्स्ट है जेलिसी एंड गिल्ट। जेलिसी, जब वो रोड़ा ब्रूक को पता चलता है कि वो इतनी खूबसूरत है, तो वो सपने में उसे देखती है कि वो उसके हैंड को ये कर चुकी है, उखाड़ फेंक चुकी है, तो ये दिखाया गया है। और गिल्ट में वो थी जब उसे रियलाइज हुआ कि सच में उसका हैंड खराब हो चुका है, तो उसे गिल्ट फील होता है। और गर्टरूड भी जब उसके हस्बैंड के इलिजिटिमेट चाइल्ड को जब उसके डेथ इलिजिटिमेट चाइल्ड को जब वो टच करती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो उसी का हस्बैंड और उसकी मतलब रोड़ा ब्रूक की बेटा है, तो उसे भी फिर गिल्ट होता है। ये एक आइसोलेशन भी दिखाया गया है इस स्टोरी में।
सो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर नेक्स्ट कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ या फिर आपके एग्जाम में आने वाला है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।